गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं क्लास 12th का क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो पहली क्लास हो गया था, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में जान लिए थे हम लोग। आज देखेंगे वैद्युत आवेश का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखेंगे पार्ट 1 क्लास था, आज पार्ट 2 है, ठीक है। तो देखेंगे आवेश के गुणधर्म, जानते हैं इसके बारे में, आखिर आवेश का गुणधर्म है क्या। तो क्लास के जल्दी जल्दी शेयर करो बच्चों। और इसी क्लास में देखेंगे कूलॉम के नियम को भी। तो देखते हैं आवेश का गुणधर्म क्या था। आवेश के गुणधर्म यानी पहला लिखेंगे आवेश का गुणधर्म, यहाँ का चीज है फिक्स, यानी फिजिक्स चैप्टर है 1, चैप्टर चैप्टर 1 देखेंगे पहला क्या है। तो पहला है गुणधर्म, आवेश योज होता है, और दूसरा आवेश संरक्षित होता है, और तीसरा है आवेश क्वांटमीकृत होता है। तो पहला देखेंगे आवेश योज होता है, पहला लिखेंगे आवेश योज होता है, या तो फिर लिख सकते हैं ऐसे आवेश की, या तो फिर लिख सकते हैं आवेश का योज्यता, आवेश का योज्यता पहला देखेंगे। तो आखिर आवेश की योज्यता क्या है। आवेश को वास्तविक संख्या के भांति जोड़ा जा सकता है, ठीक है क्या, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश को वास्तविक संख्या के भांति जोड़ा जा सकता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी निकाय में कुल आवेश, ठीक है, किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे पहला क्या है, आवेश को वास्तविक संख्या के भांति
भांति जोड़ा जा सकता है, भांति जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आवेश को वास्तविक संख्या के भांति जोड़ा जा सकता है। फिर लिखेंगे एक और परिभाषा भी बोले, क्या बोले, किसी भी निकाय में उपस्थित, किसी भी निकाय में कुल आवेश उपस्थित आवेशों के योग के योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे किसी भी निकाय में आवेश उसमें उपस्थित कुल आवेश, क्या, कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेशों, क्या लिखेंगे, कुल आवेशों, आवेशों के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लेंगे एक बार, यहाँ से लिखेंगे, माना कि मैंने पिछले क्लास में एक सवाल गलती बता दिया था। क्या गलती था कि आवेश को बता दिया था कि आवेश को सी द्वारा सूचित, नहीं, वो आवेश के एसआई मात्रक गुलाम को सी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे, तो फिर ठीक है, इतना हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे, माना किसी निकाय में एन आवेश है। ठीक है, माना किसी निकाय में एन आवेश है। ठीक है, एन आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। तो इससे क्या होता है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, नहीं, किसी भी निकाय में आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, Q बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब बराबर हो जाएगा ना जी, क्यूब बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn, इतना होगा। अरे पहला खत्म हो गया, आवेश का योज्यता। अब दूसरा देखेंगे, आवेश संरक्षित होता है। क्या, आवेश संरक्षित होता है।
तो पहले इसको, ये सब लोग समझ लिया जी क्या था आवेश की योज्यता। आवेश का योज्यता था किसी भी निकाय में, आवेश का योज्यता, आवेश को वास्तविक संख्या के भांति जोड़ा जा सकता है। अब लिखेंगे दूसरा नंबर, आवेश संरक्षित होता है। दूसरा, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। देखेंगे इसका क्या है, एक आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब ही होता है नहीं तो इसको खत्म किया जा सकता है और नहीं इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, बल्कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे देखो आवेश का संरक्षण, तो लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा परिभाषा देखते हैं, या किसी भी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं किसी भी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद आवेश संरक्षित रहता है। तो लिखेंगे यहां से, लिखेंगे किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, क्या प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, तो यह परिभाषा लिख लेंगे, फिर एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में है यूरेनियम। क्या एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे यूरेनियम इसका परमाणु संख्या कितना होता है 92, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होता है, मोल मास, द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या होता है 238। कितना होता है 238। ठीक है,
यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे इसको थोरियम और हीलियम में परिवर्तित करेंगे। तो देखना है थोरियम TH, थोरियम की परमाणु संख्या कितना होता है 90 प्लस हीलियम की कितना होता है 2, मोल मास इसकी कितना होता है 234, ठीक है, हीलियम के 4। तो देखेंगे परमाणु संख्या यूरेनियम के कितना था 92 था, थोरियम के कितना है 90 है और हीलियम के 2 है। तो देखेंगे यहाँ से 92 लिखेंगे, इसको देखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर 92 और थोरियम के 90 प्लस हीलियम के 2, तो 92 बराबर 92। ये तो है ना जी संरक्षित है। देखो मोल मास 238 कितना है 238, थोरियम का कितना है 234 प्लस हीलियम का कितना है 200, हीलियम का कितना है 4, देखेंगे 238 बराबर 234 प्लस 4 238 है ना जी संरक्षित। देखो तो परमाणु संख्या भी है, द्रव्यमान संख्या भी है, बराबर आया है, इनकी संरक्षित है। तो तीसरा देखेंगे, ये समझाने के लिए लिखा था खाली। अब तीसरा देखेंगे, तो आवेश का क्वांटमीकरण देखेंगे। तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। तो लिखेंगे किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकित गुणज होता है। तो लिखेंगे यहाँ से किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांकित गुणज होता है। क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के पूर्णांकित गुणज होता है। तो देखेंगे आखिर मूल आवेश है क्या। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या? किसी वस्तु पर न्यूनतम सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो ठीक है, लिख रहे हैं मूल आवेश आखिर है क्या, छोड़ दो। तो इसके बराबर एक फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस AB। यहाँ Q क्या है? आवेश है। N क्या है? तो N है संख्या। N बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट इलेक्ट्रॉन की। ये क्या है? तो लिख ले, इतना लिख लेंगे। अब
तीनों हो गया। आवेश का गुणधर्म समाप्त यहाँ पर हो गया। तो अब देखेंगे आवेश क्वांटमिक, पहला देखिए आवेश यूज होता है, दूसरा देखिए आवेश संरक्षित होता है, और तीसरा देखिए आवेश क्वांटमीकृत होता है। अब देखेंगे अब है कूलाम का नियम। आखिर कूलाम का नियम है क्या, किसे कहते हैं, तो देखते हैं। कूलाम के, अब देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम। कूलाम के नियम, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम के नियम है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो कूलाम के नियम, कूलाम ने 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताया था, जिसे ही कूलाम के नियम कहते हैं। तो इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की, तो क्या है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम के नियम कहते हैं। तो लिखेंगे यहां से, लिखेंगे 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में कूलाम ने 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताया था, जिसे
कूलाम्ब का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम्ब का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं, कहते कूलाम्ब का नियम कहते हैं। तो फिर लिखेंगे, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो देखेंगे, तो लिखेंगे क्या बताए थे? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम्ब के लिखेंगे। दो तो चलो बच्चों, क्या बता रहे थे? कूलाम्ब के नियम। तो लिखो, दो स्थिर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कोष्ठ में लिखेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती, क्या? समानुपाती होता है, समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या फिर लिख सकते हैं तथा दोनों आवेशों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? वर्ग के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुपाती होता है।
तो यहाँ तक हो गया। तो लिखेंगे माना कि, देखेंगे माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है जो r दूरी पर स्थित है, जो r स्मॉल r, क्या स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो आगे देखेंगे क्या स्थित है, माना, इसको ऊपर लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है जो स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो देखेंगे यहाँ से देखते हैं एफ बराबर क्या था, नहीं एफ समानुपाती क्या था, Q1 इंटू Q2। इसको समीकरण फर्स्ट लेंगे और फिर क्या था, दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती था, तो दोनों आवेश हो गया, परिमाण भी हो गया, समानुपाती। फिर देखते हैं एफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको समीकरण सेकंड लेते हैं और यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, हो गया समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड। देखो समीकरण फर्स्ट LHS बराबर, यानी LHS बराबर है तो लिखेंगे F बराबर क्या है, समानुपाती के चीज, समानुपाती Q1 Q2 गुने 1/r², यानी लिख सकते हैं Q बराबर K Q2 बट्टा r², जहाँ के क्या है जी, समानुपातिक नियतांक है, एक के क्या है, नियतांक है। तो लिखेंगे यहाँ जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है, तांक है। तो लिख लेंगे यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, तो लिखेंगे के का मान, ऐसी नहीं के, फिर लिखेंगे क्या, देखना के का मान के का मान माध्यम
तथा मात्रक पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। तो यहां से लिखेंगे, तो लिखेंगे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एक हो गया। अब देखेंगे कूलाम का सदिश निरूपण, सदिश रूप, यानी कि वेक्टर एफ बराबर क्या? वेक्टर एफ बराबर, तो देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है जी? जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखेंगे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर गुने आर कैप। पता है आर कैप कैसे? इधर वेक्टर चढ़ेगा तो इधर क्या आ जाएगा? आर कैप। तो लिखेंगे वेक्टर एफ बराबर R1 को वेक्टर आर कैप को क्या लिख सकते हैं? आर कैप बराबर इकाई सदिश बराबर क्या होता है? वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। क्या होता है? वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो लिख सकते हैं इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर गुने, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो लिख सकते हैं इसलिए वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू गुने या लिख सकते हैं इंटू वेक्टर आर। इतना हो गया। इसे मॉड ऑफ वेक्टर आर ना कह के आर क्यू भी डायरेक्ट कहा जा सकता है, यानी कि वेक्टर ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर। तो इतना देखेंगे। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो अगली क्लास के लिए, यदि क्लास आज की सबसे बढ़िया लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि अगली क्लास लेके आइए। तो अब अगली क्लास बताएंगे निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रा। देखो के का एसआई मात्रा क्या होता है बता देते हैं यही में। के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक क्या होता है? के क्या था जी? एक समानुपातिक नियतांक। और के का मान भी देख लेंगे। के का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या ऐसे इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका बीमा देखते हैं। के का
विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, के का विमीय सूत्र देखते हैं। के का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन के क्या होता है, न्यूटन के होता है m1 L1 टी के पावर -2, और मीटर के क्या हो जाएगा, मीटर के हो जाएगा L2, और प्रति कूलाम के काची होता है, प्रति कूलाम स्क्वायर के टी के पावर -2 और ए के पावर -2, तो ये सब ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m एगो है m1 L1 और L2 L3 टी के पावर -4, क्या हो जाएगा, टी के पावर -4 ए के पावर -2। इतना समझ में आ गई सबको। अब देखते हैं के का मान। के का मान के बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हो गया। और के का मान सीजीएस मात्रक में 1 होता है, तो ये भी देखते हैं के का मान सीजीएस मात्रक में क्यों 1 होता है। तो ये सिद्ध करें, प्रूव कर देंगे, देखते हैं। के का मान सीजीएस मात्रक में 1 होता है, देख लेंगे। के बराबर क्या था, के बराबर क्या है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बताओ 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, 10 के पावर 5 डायन, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9, और ये क्या होता है, न्यूटन में कितना डायन होता है, 10 के पावर 5 डायन गुने कितना आता है जी, इसका मीटर के, तो 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, 3 गुने 10 के पावर, एक स्टेट कूलम में कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो देखते हैं, लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ये कितना बार है, कितना है, स्क्वायर है इसका, तो फिर 2 बार कर देंगे, 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम क्या होता है, 3 गुने 10 की, तो लिखेंगे क्या बराबर 9 गुने के बराबर 9 गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 5 गुने, ये क्या है 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 4। यहाँ पर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 18, 9 9 18 हो जाएगा। इसे कितना बार में, 9 बार में, अभी 5 यानी 4, ये कट जाएगा पूरा साफा, सभी कट जाएंगे, तो काट देंगे ऐसे, मात्रक लिख देते हैं, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 9 से 9 खत्म प्रति स्टेट कूलम
कूलम। तो देखेंगे K बराबर 1, यहाँ सब कट के आ गया तो 1 हो जाएगा। लिखेंगे डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टैट कूलम। तो बताओ बच्चों कैसी क्लास लगी आज की क्लास बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दो चार दस दोस्तों में शेयर करो। और अगली क्लास के लिए कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ अगली क्लास भी चाहिए, तो अगली क्लास लेके आएंगे। वहां से होगा अपेक्षिक परावैद्युतांक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, सब पढ़ाएंगे बच्चों आराम से। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज की क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है तो